नहीं किए थे। अब उत्तराखंड की मेडिकल टूरिज्म में नई पहचान बन गई है। इन दिनों रूस के छात्रों का एक दल ऋषिकेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा के गुर सीख रहा है। आध्यात्म और योग के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड अब मेडिकल टूरिज्म में भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। भारतीय मेडिकल शिक्षा को करीब से जानने के लिए अब विदेशी युवा यहाँ का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक छात्रों का दल आजकल ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहा है और यहाँ की आयुर्वेदिक चिकित्सा सीख रहा है। उत्तराखंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट का ऐसा ही एक छात्रों का दल आजकल ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे रहा है और यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा सीख रहा है। उत्तराखंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट का इस तरह से पहुंचना बेहद खास है। भारतीय योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा ने विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर उत्तराखंड के योगियों ने स्वस्थ जीवन जीने की कला को कई नए आयाम दिए हैं। इन्होंने इंडिया को चूज किया क्योंकि यहाँ पेशेंट एक्सपोजर ज्यादा है और जो इन्होंने एक डिफरेंट चीज पाई जो इन्होंने वर्ल्ड में कभी नहीं देखी थी, वो तंबाकू। हालांकि वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन तंबाकू के बीड़ी रिवर्स स्मोकिंग, और इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि लोग वहाँ तंबाकू खाते भी हैं क्योंकि इनके कंट्रीज में सिर्फ तंबाकू पीते हैं। लेकिन इन्होंने देखा यहाँ लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसके से दांतों में प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने जाना और उसको नया और डिफरेंट पाया। उत्तराखंड में कई कॉलेजों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पढ़ाई भी जा रही है, लिहाजा यहाँ की मेडिकल एजुकेशन में विदेशियों की रुचि भी बढ़ रही है। यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हामिद अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अंसारी के मुकाबले में एनडीए के जसवंत सिंह। नामांकन के समय अंसारी के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, मुलायम सिंह समेत यूपीए के कई नेता मौजूद थे। यूपीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह से है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 7 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। जिस तरह हामिद अंसारी को यूपीए सहित अन्य पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, उससे यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी की जीत की राहें आसान नजर आ रही हैं। हमीरपुर में सोमवती अमावस्या के दिन लोग मौत का सफर करते नजर आए। लोग इस कदर सवार थे कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी हाँ, देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले की, जहाँ ट्रेन में सवार ये लोग सोमवती अमावस्या पर चित्रकूट में कामता नाथ के दर्शन को जा रहे हैं। लेकिन ये सफर कब इनका आखिरी सफर बन जाए, शायद इन हालातों में कहना ज्यादा मुश्किल नहीं। बावजूद इसके सवार हैं जान हथेली पर लेकर, ट्रेन की छत पर, खिड़की पर, यहाँ तक ट्रेन के बाहर लटक कर ये लोग सफर कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर इस दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रेल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है और ये हाल तब है जब देश में एक से बढ़कर एक बड़े रेल हादसे हो रहे हैं और रेल प्रशासन के लिए ये एक बार फिर सवालिया निशान है। यूपी के सीतापुर में पुलिस के एक अधिकारी का क्रूर चेहरा सामने आया। इस अधिकारी ने एक 100 के कपड़े को अपने जूते के नोक से हटाया। सीओ जयप्रकाश सिंह यादव ने एक लाश को देखने के लिए अपने जूते से कपड़े को हटाया। दम तोड़ चुके आदमी की शिनाख्त के लिए सीओ साहब ने हाथ लगाने की जहमत भी नहीं उठाई और पैरों से ही उस लाश को हिलाने डुलाने लगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीओ साहब किस तरह से अपने जूतों से ही लाश के कपड़े हटा रहे हैं। पुलिस का ये तमाशा सारी जनता देख रही थी और सीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समाचार प्लस ने जब इस खबर को दिखाया तो सीतापुर के एसपी दीपक कुमार ने हमसे वादा किया कि इस मामले की जांच करके जल्द ही कार्रवाई भी करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने तत्काल एडिशनल एसपी नॉर्थ बालेंद्र भूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी है। मैंने इनको कहा है कि जांच के बिंदु में सीओ के बयान के अलावा जो पब्लिक के लोग थे उनके भी बयान लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से मेरी अपील है कि उस एक क्लिप के अलावा दूसरे क्लिप से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनके पैर से ठोकर सबको लगी है या नहीं लगी है, जिससे कि सीओ मौखिक रूप से भी डिनाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई भी की और लाश के साथ बदसलूकी करने वाले इस अधिकारी को थाने से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया। गाजियाबाद में सुरक्षित नहीं है महिलाएं। यहाँ एक शॉपिंग मॉल में एक युवती के साथ रेप की कोशिश की गई। पीड़ित युवती उसी मॉल में नौकरी करती है। ये शॉपिंग मॉल राजनगर में है, जहां युवती गार्ड की नौकरी करती है। गुलफाम नाम के एक युवक ने इस युवती को कल अकेला पाकर रेप की कोशिश की।
लेकिन युवती ने शोर मचा दिया। बाजार में लड़की गेटमैन का काम करते थे। उसके बगल में एक कोई एडवोकेट है, उनका ड्राइवर था कोई फॉर्म। लड़की का कहना है कि जब वो वॉशरूम की तरफ गई तो लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसमें लड़के ने इसका विरोध किया और हाथ छुड़ा के भाग गई। लोगों की सूचना पर तत्काल गुलफाम को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को छेड़छाड़ का मामला बता रही है। गोरखपुर में अपराधी हो गए हैं बेलगाम। यहां पर बदमाशों ने एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। सहजनवा में अपराधियों ने एक व्यापारी को चाकू मारकर घायल कर दिया और 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल व्यापारी का नाम मुमताज खान है और जर्दा का कारोबार करता है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी बाईपास के पास बस का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान कार सवार लुटेरों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और फिर बेलघाट इलाके में ले जाकर 4 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान जब मुमताज ने विरोध किया तो उन्हें चाकू मारकर घायल कर दिया गया और सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इलाहाबाद में एटीएम में पैसा डालने वाले ही चोर बन गए। इन चोरों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए चोरी का आरोप है। इलाहाबाद के सिविल लाइन थाने में एक्सिस बैंक की तरफ से 12 जुलाई को 1 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में बैंक की तरफ से एटीएम मशीन में पैसा रखने का काम करने वाली सीएमएस कंपनी के कस्टोडियन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले की छानबीन कर रही पुलिस ने सीएमएस कंपनी के एक कस्टोडियन और कस्टोडियन इंचार्ज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके 22,50,000 रुपए बरामद किए। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में एक आरोपी भूपेश कुशवाहा की तलाश कर रही है। पुलिस को यह भी शक है कि इस मामले में बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है। कैश वेरिफिकेशन की नौबत आती थी कि एटीएम नंबर 1, 2, 3 का वेरिफिकेशन होना है, तो ये सूचना अनूप को मिल जाती थी। अनूप अपने सहयोगियों के माध्यम से दूसरे एटीएम से पैसा निकलवा करके उस एटीएम का कैश पूरा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये घपलेबाजी पिछले 4 सालों से चल रही थी, जिसे ये साथी लोग कर रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 4 साल से चल रहे इस घपले का बैंक को पहले पता क्यों नहीं चला। शाहजहांपुर में रेबीज से बचने के लिए एक परिवार ने अनोखा तरीका निकाला है। ऐसा करके ये परिवार लोगों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ एक परिवार कुत्ते के काटने का इलाज अपनी टांगों के नीचे से निकाल कर रहा है। इस शख्स की माने तो कुत्ते के काटने के बाद अगर इसकी टांग के नीचे से 7 बार मरीज गुजर जाए तो रेबीज जैसी बीमारी से वो बच सकता है। इलाज के नाम पर ये परिवार के लोगों से पैसे भी लूट रहा है। इस ठग का शिकार बगैर पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी बेहद खतरनाक और जानलेवा होती है और बेहतर इलाज से ही ठीक हो सकती है। एफडीआई को लाने के लिए केंद्र सरकार भले ही सारे प्रदेश और पार्टियों पे दबाव बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी जीएसटी और एफडीआई के पक्षधर नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि आगामी मानसून सत्र में पार्टी यूपीए सरकार द्वारा लाए गए इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करेगी। अखिलेश का मानना है कि अगर खुदरा बाजार में विदेशी निवेश हुए तो आम जनता और किसानों को नुकसान होगा। वहीं जीएसटी को अगर लागू कर दिया गया तो इसका सीधा असर प्रदेश के राजस्व पे पड़ेगा और फिर राजस्व का बोझ पड़ने से जनता को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। 8 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस मानसून सत्र में यूपीए को समाजवादी पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन्नाव में अंधविश्वास और ठगी का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने गले में नाग डाल लिया और खुद को शिव का रूप बताने लगी। ये महिला सबको कह रही है कि वो महादेव का अवतार है और ये बोलकर वो लोगों को ठगने का काम करने लगी। इस महिला का ये ड्रामा इतना असरदार था कि देखते ही देखते लोग इस औरत के सामने चढ़ावा चढ़ाने लगे और ये महिला खुद को भगवान बताकर सबकी मनवांछित इच्छा
पूरी करने का दावा करने लगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मीडिया की पहल से पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को महिला द्वारा फैलाए गए ड्रामे की सूचना दी गई। वन रेंजर ने जब जांच की तो पता चला कि इस महिला ने किसी दूसरी महिला से 250 रुपए में सांप को खरीदा था। अब अधिकारी महिला के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नैनीताल के लालकुआं में हाल ही में हुए संजना हत्याकांड मामले में रेपिस्ट और हत्यारे का पता लगने की उम्मीद है। पुलिस ने 8 लोगों के ब्लड डीएनए सैंपल की जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद रेप और हत्या के खुलासे की पूरी उम्मीद है। दरअसल बीती 11 जुलाई को 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। लड़की का शव घर से थोड़ी दूर खेत में मिला था। ये बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ती थी। देर रात जब वो अपने पूरे परिवार के साथ सो रही थी तभी आरोपी आया और उसे वहाँ से उठाकर ले गया, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी पता नहीं लग पाया। छोटी बच्ची की हत्या के संबंध में मुकदमा कायम हो रहा है, उसके संबंध में अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं और इसके अलावा हमने जो संदेह के दायरे में जो लोग थे उनका डीएनए टेस्ट करा दिया, उनका ब्लड सैंपल लिया है। संभवतः जल्दी ही इस केस का आना होगा। हालांकि पुलिस अभी किसी भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जल्द ही मामले की तह तक जाने का दावा कर रही है। नहीं रहे काका। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का उनके घर पर निधन हो गया। 70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 29 दिसंबर 1942 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में जन्मे राजेश खन्ना को स्कूली जीवन से ही अभिनय और स्टेज का शौक था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। उन्होंने साल 1966 में फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जिसके बाद उन्होंने लगातार 14 हिट फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन कई दिनों से इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मीडिया द्वारा जानकारी मिल रही है। हम सोच रहे थे कि वो जल्दी ठीक होंगे, लेकिन अचानक इस तरह के जो वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है। 70 साल के काका के निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को 11:30 बजे किया जाएगा। गुरुवार को होना है राष्ट्रपति चुनाव। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं में भी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। देश में रायसीना हिल्स पहुंचने की लड़ाई यानी राष्ट्रपति चुनाव गुरुवार को होना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजनीतिक दलों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने से चूक नहीं रहा। लखनऊ में विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, तो देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने विधायकों और सांसदों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। विधानसभा में सुबह से पोलिंग होने के वक्त से लेकर के और पोलिंग समाप्त होने तक वो दोनों लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और उनकी देखरेख में सारे पार्टी के विधायकगण, सहयोगी दल के विधायकगण, हमारे निर्दलीय विधायकगण और हमारे सांसदगण वो कल वोट करेंगे प्रणब मुखर्जी जी के पक्ष में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही सूबों की तमाम राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अपना मन बना चुकी हैं। अब अपना प्रत्याशी चुनने के लिए वो विधानसभा में जब वोट डालेंगी तब ये साफ होगा कि जीतेगा कौन। लेकिन प्रणब मुखर्जी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है। पूर्वांचल में धड़ल्ले से चल रहा है शराब का धंधा। इस शराब के धंधे में महिलाएं भी शामिल हैं। कच्ची शराब का व्यापार गोरखपुर के आसपास के इलाके में खुलेआम चल रहा है। पहले इस व्यापार में ज्यादातर पुरुषों की सहभागिता होती थी। अब महिलाएं भी कच्ची शराब के धंधे को परवान चढ़ा रही हैं। यूपी में बाकी राज्यों की अपेक्षा शराब काफी महंगी है। शराब के कारोबारी अधिक फायदा कमाने के लिए कच्ची शराब का काला कारोबार कर रहे हैं। ये कारोबार खाकी और खादी के रहमो करम पर चलता है। यही वजह है कि यह कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यूपी के हमीरपुर में बाबा भोलेनाथ के गढ़ नंदी अपने भक्तों के हाथों से दूध पी रहे हैं। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। सावन का महीना हो और कोई चमत्कार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, जहां शंकर भगवान के गढ़ नंदी अपने भक्तों के हाथों दूध पी रहे हैं। इस
चमत्कारी घटना को देखने के लिए दूर दूर से लोगों की भीड़ मंदिर में जुट रही है और बम बम भोले के जयकारों के साथ नंदी को दूध पिलाने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। मेरठ के लालकुर्ती में